यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी आज की पहली क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शो हो रही है। इन्वेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। इसके तहत कच्चे माल की तुलना में तैयार माल पर आयात शुल्क की दर अधिक होती है। दूसरा, इन्वेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर भारत में विनिर्मित कुछ वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैर प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इसका आंसर देने के लिए प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, ट्राई कीजिए, शायद आपका आंसर सही हो जाए। या फिर आपको हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स में ये कौन सी जो हम यूपीएससी तैयारी करें किस फील्ड से है, किस सब्जेक्ट से है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इसका आंसर देने की कोशिश भी करेंगे, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन की व्याख्या शो हो रही है। विभिन्न उद्योग में प्रचलित इन्वेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईडीएस कहते हैं, की समस्या वाणिज्यिक नीति या फिर आयात नीति के एक महत्वपूर्ण कमी है। आईडीएस उस स्थिति को कहते हैं जहां तैयार माल का आयात शुल्क इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर आरोपित आयात शुल्क की तुलना में कम होता है। इसलिए कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कच्चे मालों पर उच्च कर उन्हें वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के लिए बाध्य करता है। दूसरी तरफ निम्न कर की स्थिति के कारण विदेशों में विनिर्मित वस्तुओं का सस्ती कीमतों पर आयात किया जाएगा। परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं विदेशों से जो आयातित वस्तुओं की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी। इसीलिए कथन दो यहाँ पर सही है। तो इस तरह यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल दो। हमारा जो कथन दो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। महासागरीय धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन है महासागरीय धाराओं की गति गहराई के साथ कम होती जाती है। आपका दूसरा कथन है सतही धाराओं में कुल महासागरीय जल का अधिकांश भाग समाहित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों मतलब सभी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं मतलब न तो एक नहीं दो। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसका आंसर पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अच्छे से पढ़े हर क्वेश्चन को। हमको जब यूपीएससी में पेपर देना है तो बहुत अच्छे से उसको समझना चाहिए, उसका आंसर देने की तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या शो हो रही है। किसी धारा की गति को उसके वाह जो ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, वह यहाँ उनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति मंद हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। इसलिए कथन एक जो है वह सही है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महासागरीय जल का 10% भाग ऊपरी जलधारा में समाहित होती है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर तक की गहराई तक ऊपर हो सकती है। सोचिए 400 मीटर तक। इसी में ही और एक लास्ट पॉइंट देखिए, महासागरीय जल का शेष 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में होती है। अब ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व एवं गुरुत्व में विभिन्नता के कारण प्रवाहित होती है। उच्च आकांक्षीय क्षेत्रों में जहां कम तापमान के कारण जल का घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं प्रवाहित होती है, क्योंकि अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है। इसीलिए कथन दो जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 शो हो रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है, एटली के वक्तव्य के अनुसार देशीय रियासतों के संबंध में ब्रिटिश शक्तियों को ब्रिटिश भारत में उत्तराधिकारी सरकार को हस्तांतरित जो कर दिया जाना था। दूसरा कथन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजाब और बंगाल प्रांतों की सीमाओं के सीमांकन हेतु एक सीमा आयोग का उपबंध किया गया था। तीसरा है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन अगस्त 1947 में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन का व्याख्या शो हो रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव की परिकल्पना की गई थी। इस अंतरिम सरकार को तब तक बने रहना था जब तक संविधान सभा द्वारा निर्मित नए संविधान के आधार पर नई सरकार का निर्वाचन नहीं हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए। 2 सितंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसीलिए कथन 3 जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। उसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए अंतिम समय सीमा 30 जून 1948 तय की गई। चाहे भारतीय राजनेता में उस समय तक भारत के नए संविधान पर सहमति बने या नहीं, केंद्रीय सरकार के किसी न किसी रूप में सत्ता हस्तांतरित करके अंग्रेज सत्ता त्याग दें। इसी में ही लास्ट पॉइंट देखिए, सत्ता हस्तांतरण के साथ ही देशी रियासतों में संबंध में ब्रिटिश सरकार की शक्तियों एवं दायित्व समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इन शक्तियों एवं दायित्वों को ब्रिटिश सरकार में किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इसलिए कथन 1 जो है यहाँ सही नहीं है। एक सीमा आयोग जो बाउंड्री कमीशन है पंजाब और बंगाल प्रांतों की सीमा का सीमांकन करेगा, इसलिए कथन 2 यहाँ पर सही होगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है। समुद्री घासों को प्रायः बुनियादी पादप प्रजाति या पारिस्थितिक तंत्र अभियंता जो इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पर्यावास निर्मित करने हेतु अपने परिवेश को संशोधित करती है। इस संबंध में समुद्री घासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए अपने कथन को विचार करते हैं। तो पहला कथन है, समुद्री घास समुद्री सिवार का एक प्रकार है। दूसरा, इन्हें वृद्धि हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, देश में सबसे बड़ा समुद्री घास संस्तर संभात की खाड़ी में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, इसमें ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या से हो रही है। समुद्री घासें जो सी ग्रास है और समुद्री खरपतवार या फिर शैवाल बोल लेते हैं, सभी जो सतही रूप से एक समान दिखाई देते हैं, किंतु ये एक दूसरे से बहुत भिन्न जीव हैं। समुद्री घासें पादपों के एक समूह से संबंधित है जिन्हें एक जीवी पत्री कहते हैं, मोनोकॉन्टिलेडस में आता है, जिसके अंतर्गत घासों, लिली और पाल्म को शामिल किया जाता है। अपने संबंधियों की तरह समुद्री घासों में भी पत्तियां, जड़ें और सिराएं होती है और ये फूल तथा बीज उत्पन्न करती है। जिसके विपरीत समुद्री खरपतवार, जिसको शैवाल भी कहते हैं, बहुत सरल जीव होते हैं। उनमें फूल या सिराएं नहीं होती और ये उनके जो स्तपनाग को होल्ड फास्ट तलहटी से जुड़ी होती है, किंतु ये सामान्यतः पोषक तत्वों को अवशोषित करने हेतु विशेषीकृत नहीं होते, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्री घासें कहाँ पाई जाती है? समुद्री घासें विश्व भर में
लवणीय और खारे जो अर्ध लवणीय समुद्रों में विशिष्ट रूप से मंद ढलान संरक्षित तटरेखाओं के किनारे उगती है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश पर निर्भर होती है, इसीलिए ये अधिकांशतः उथली गहराइयों जहाँ प्रकाश का स्तर उच्च होता है में पाई जाती है। इसीलिए कथन 2 सही नहीं है। हमारे तीसरे कथन के लिए व्याख्या देखिए। देश में सबसे बड़ा समुद्री घास संस्तर मन्नार की खाड़ी है, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं और पाक की खाड़ी में स्थित है। ये घासें किसी समय पर मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन अब ये संकटापन्न है। इसीलिए कथन 3 जो है वो कथन जो 3 है वो सही नहीं है। इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे सभी कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए, आज के आपकी लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस कथनों पर विचार कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो पंढरपुर के प्रमुख देवता पीढ़ोवा या पिठूल के तीर्थ स्थल के आसपास केंद्रित था। दूसरा, उनकी रचनाओं में अभंग कहा जाता था, उनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता था। तीसरा, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और वारकरी भक्ति परंपरा का हिस्सा थे। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। अगर आपको इनका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए, आपके इस क्वेश्चन की शो हो रही है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, इसी पॉइंट में देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के प्रमुख देवता विठोबा या विठल के तीर्थ स्थल के आसपास केंद्रित था, जिन्हें विठोबा जो कृष्ण की जो अभिव्यक्ति माना जाता था। इस आंदोलन में पंढरपुर आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए कथन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुलाराम इस क्षेत्र के प्रसिद्ध जो भक्ति संघ थे, उनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता था। इसका अर्थ है अनंत या असीम होता था। ये भगवान विठोबा की प्रशंसा में गाई जाने वाली भक्ति कविताएं हैं। इसलिए कथन 2 जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, अभंग मतलब कभी भंग नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अनंत या असीम कहा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। वह मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि निर्मित करने हेतु उत्तरदायी थे। उन्होंने सभी समाजवादी भेदों का विरोध किया था। तुकाराम समतावादी व्यक्तित्वकृत वारकारी भक्ति परंपरा के हिस्सा थे। इसलिए कथन 3 जो है यहाँ पर वो भी सही हो जाएगा। इस तरह आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। तो यहाँ पे जो सभी कथनें जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।